हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यूनिक एग्ज़ाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज इस साल का आखिरी दिन है, तो आइए इसी के साथ हम आज अपने इस साल के आखिरी क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए आज हम अपने करंट अफेयर्स में कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, नए इवेंट्स के बारे में जानेंगे और उनके बेस पे क्या करेंगे, कुछ सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या कहता है। पहले टॉपिक के अगर बारे में बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये नीलगिरी तहर का इमेज है। ठीक है, नीलगिरी तहर ये जो स्पीशीज़ है, ये अगर हम बात करें आखिर क्यों ये चर्चित है, क्यों न्यूज़ में, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो रिसेंटली जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट जो है क्या किया, उसका अनाउंसमेंट किया है। इनके कंजर्वेशन, इनके प्रोटेक्शन, इनका जो हैबिटेट है उसको रीस्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का, इनको क्या करना है, इनके पॉपुलेशन को रीस्टोर करना है, वापस से इम्प्रूव कराना है। ठीक है, जो वाइल्ड एरियाज है जहां पे ये रहते हैं, जो इनका यूजुअल क्या है, हैबिटेट है। ठीक है, उसको कंजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो डेडिकेटेड है किसके लिए, नीलगिरी तहर के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, नीलगिरी तहर के लिए है। और ये जो प्रोजेक्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको अपने बजट में, इस साल के बजट में जो 2022-23 का बजट था उसमें अनाउंस किया था इस प्रोजेक्ट को। उसमें क्या किया था, प्रपोज किया था। और ये प्रोजेक्ट 5 सालों के लिए अभी फिलहाल लाया गया है, जिसमें कि इनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा, जो कि 2022 से 2027 तक ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहेगा। ठीक, और नीलगिरी तहर की अगर बात करें तो ये क्या होता है, जो तमिलनाडु है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उनके ये क्या है, स्टेट एनिमल हैं, इसीलिए इस पे और ज्यादा जोर दिया जा रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या है, 9 कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग इंडिकेटर्स पे क्या करेंगी या पैरामीटर्स पे काम करेंगी। जैसे सर्वे कंडक्ट किया जाएगा इनका टाइम टू टाइम। ठीक है, कि इनके पॉपुलेशन को एक तरीके से मॉनिटर किया जा सके। साथ ही साथ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात की जाएगी, मतलब जो भी डिजीज, अगर ये किसी डिजीज से गुजर रहे हैं या किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, अगर वो इनके पॉपुलेशन के कम होने का कारण है तो उसका क्या होगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। और इसी के लिए क्या है, ये भी उस 9 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट है। ठीक है, और क्या बात होगी, जो इनके फ्रैगमेंटेड जो हैबिटेट्स हैं जहां पे ये रहते हैं इन द वाइल्ड, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी, उसको रीस्टोर और उसको कंजर्व करने की बात की जाएगी। अगर कहाँ रहते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो ये मेनली जो शोला ग्रासलैंड्स है वेस्टर्न घाट के अराउंड द वेस्टर्न घाट्स, वहां पे ये पाए जाते हैं। नीलगिरी हिल्स आपने सुना होगा, उस रीजन में ये पाए जाते हैं। और इनका जो हैबिटेट है वो काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, मतलब स्मॉल पैचेस में ये क्या है, रहते हैं, कुछ इधर कुछ इधर, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है इनके जो लोकेशन है, जो हैबिटेट में क्या है, कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो ये भी, इसको भी इंप्रूव करने के लिए काम किया जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ जो रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज है उनको भी दोबारा से क्या किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। अगर हम WWF दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड के 2015 के रिपोर्ट के हिसाब से बात करें इनके पॉपुलेशन के बारे में, तो हमें यह पता चलता है कि इनकी जो पॉपुलेशन, अगर वाइल्ड की बात करें, इन द वाइल्ड, ठीक है, 3122 अगर नंबर्स एस्टिमेट किए गए थे, सिर्फ इतने ही नंबर्स क्या है, बचे थे, जो कि ये काफी क्या है, ग्रेव सिचुएशन है अगर इनके बारे में अगर बात किया जाए। ठीक है, तो इसी कारण से इनको प्रोटेक्ट करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक, और साथ ही साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये उनका एक तरीके से स्टेट एनिमल है। ठीक, और इसके बारे में अगर देखें, इसी वजह से तमिलनाडु ने ये प्रोजेक्ट लेके आया। ठीक, नीलगिरी तहर की अगर बात करें तो इनका जो साइंटिफिक नेम है उसको क्या बोलते हैं हम, नीलगिरी ट्रैगस हाइलोसर्कस। ठीक है, हाइलोक्रियस,
नीलगिरी ट्रैगस हाइलोक्रियस, ठीक, ये इनका साइंटिफिक नाम है। ये अगर बात हम करें, अगर सदर्न इंडिया की अगर बात करें तो ये इकलौते अंगुलेट्स हैं। अंगुलेट्स मतलब क्या होते हैं? जानवर, ऐसे जानवर जो, या ऐसे मैमल्स बात कर सकते हैं जो अपने हूव्स पे क्या करते हैं? चलते हैं। सदर्न इंडिया की बात करें तो ये इकलौते अंगुलेट हैं, मतलब हूव्स आप देख सकते हैं जो ये अपने पूरे बॉडी का जो वेट है चलते मूवमेंट के टाइम, इस दोनों हूव्स या खुर बोल सकते हैं इसको, इन पे क्या करते हैं? इनका वजन, पूरा भार जो है स्थिर रहता है, ठीक है, उसी की वजह से ये मूव करते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें इनके लोकेशन की बात करें, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो वेस्टर्न घाट्स का स्ट्रेच है, अगर इंडिया की बात करें तो ये जो स्ट्रेच है इसके अराउंड ये पाए जाते हैं, स्मॉल स्मॉल पैचेस में अराउंड नीलगिरी हिल्स का जो एरिया है, ठीक है, वहां पे क्या है? ये पाए जाते हैं, ठीक। ईस्टर्न घाट्स के भी एरियाज में पाए जाते हैं, जहां पे जो नीलगिरी मीटिंग पॉइंट है नीलगिरी हिल्स का अगर बात करें तो उस एरिया में ये पाए जाते हैं, ठीक। अगर स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु और केरला दोनों में ही पाए जाते हैं। केरला की बात करें तो केरला का एराविकुलम जो नेशनल पार्क है, वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी देखने को मिलती है हमें, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। तो अगर इनके थ्रेट की बारे में बात करें कि आखिर क्या परेशानी क्या है इन्हें, इनके पॉपुलेशन क्यों कम होते जा रहे हैं डे बाय डे, अगर इसकी बात करें तो पहला सबसे जो बड़ा कारण है वो है हैबिटेट लॉस। इनके जो घर हैं, जो हैबिटेट है या जो ग्रासलैंड है, उनमें क्या करना? कमी आना, ठीक, उनके पॉपुलेशन में कमी देखा जाना। साथ ही साथ जो लाइव स्टॉक ग्रेजिंग है उनकी वजह से भी जो ग्रासलैंड है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं या रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो इनको क्या हो रहा है? इनके लिए एक मुश्किल पैदा हो रही है। साथ ही साथ जो अदर इन्वेजिव स्पीशीज हैं उस एरिया में, उनसे भी इनको कहीं ना कहीं खतरा होता है, ठीक है। और उसके अलावा हंटिंग और पोचिंग, ह्यूमन इंटरवेंशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इनके पॉपुलेशन में कमी आने के लिए, ठीक। तो और अगर हम बात करें, जैसा कि हमने कहा कि केरला के कौन से पार्क में ये पाया जाता है? एराविकुलम नेशनल पार्क, जो अन्नामलाई हिल्स पे स्थित है, यहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है इनकी पॉपुलेशन जो है, ठीक। और अगर IUCN स्टेटस की बात करें, जो रेड लिस्ट जारी करता है IUCN, उसके तहत ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं, या संकटापन्न अगर हम बात करें, हिंदी में बात करें, ठीक। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये शेड्यूल 1 में आते हैं, जिसके अंडर हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। इस एक्ट के अगर हम बात करें, जो भी इसमें क्या है? शेड्यूल है, वेरियस शेड्यूल्स। अभी इस एक्ट में भी बदलाव किया गया है, जिसके बारे में हमने आपको पहले वीडियोस में बताया है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। इस प्रोजेक्ट के बेस्ड पे क्या है? स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनसे क्या करना, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है? द स्टेट ऑफ केरला विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट। जो केरला का जो राज्य है वो इंडिया का पहला नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये केरला के द्वारा लॉन्च ना किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ये तमिलनाडु के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। क्यों? क्योंकि इनका एक स्टेट एनिमल भी है, इसलिए इनके लिए इनकी सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक। इसी वजह से ये डेडिकेटेड प्रोजेक्ट जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, ठीक है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि नीलगिरी तहर इज द ओनली माउंटेन अंगुलेट इन सदर्न इंडिया, ठीक। जो ये नीलगिरी तहर है ये सदर्न इंडिया की अगर बात की जाए तो एक इकलौता क्या है? अंगुलेट है। अंगुलेट मतलब एक तरीके से खुरधारी, ठीक है, या इंग्लिश में अगर बात करो तो इसको क्या बोलेंगे? हैविंग हूव्स, ठीक है। और इसी हूव्स के पे क्या होता है, जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि जो इनका पूरे बॉडी का जो वेट होता है वो इसी पे लाई करता है। इनके जो हूव्स होते हैं या खुर होते हैं उसके बल पे ये अपना मूवमेंट कर पाते हैं,
ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां से जो हमारा आंसर निकल के आता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, कौन सा निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में कौन सा सही या गलत है। चूंकि यहां पे सही पूछा है तो यहां हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 2 ओनली, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक बात है। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है। आखिर इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी पार्टीज है, अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो गई या स्टेट पार्टीज हो गई, उनको क्या किया, आमंत्रित किया है। किसके लिए, ये एक क्या करने जा रही है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लॉन्च करने जा रही है कि इसके द्वारा जो है क्या किया जाएगा, इलेक्शन वोटिंग कराई जाएगी। ये सबके लिए नहीं होगा, ये किन लोगों के लिए होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो अगर बात करें तो इस रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम से अगर हम देखें तो यहां रिमोट इसका क्या है, कीवर्ड है यहां पे। ठीक है। तो यहां बात करेंगे हम माइग्रेंट्स की, जो अदर स्टेट्स में अपने होम स्टेट को या नेटिव स्टेट को छोड़ के वो काम के पर्सपेक्टिव से या किसी और रीजन से अदर स्टेट्स में क्या करते रहते हैं। तो वो एक तरीके से अगर जब वोटिंग होती है उनके स्टेट में या कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो किसी कारण से वो क्या करते हैं, वोटिंग देने अपने नेटिव स्टेट या होम स्टेट नहीं आ पाते। ठीक है। उसका कोई भी रीजन हो सकता है, मे बी उनके लिए अफोर्डेबल ना हो, ट्रांसपोर्टेशन जो है, आना जाना, कॉस्ट। तो इसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा अगर हम देखें जो इलेक्टोरल रोल का, वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते इलेक्शंस में। और एक इससे क्या होता है कि जो उनका वोटिंग राइट है, ठीक है, जो वोटिंग राइट है उससे भी कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाते हैं। वो चाहते हैं वोट देना पर वो जा नहीं पाते अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इसी वजह से ये सॉल्यूशन लेके आया गया है कि जो अदर स्टेट्स में जो माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं वहां पे, वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। कहां पे, जहां वो रिसाइड कर रहे हैं, जहां पे उनका वर्किंग प्लेस है, वहीं से वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट कर सकते हैं। उसी के बारे में ये दिया गया है, इस टॉपिक को लाया गया है। ठीक है। और इस मशीन का नाम है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके। और इसीलिए जो है सभी पार्टीज को इनवाइट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि कैसे फंक्शन करेगा, कैसे काम करेगा। ये जो कमीशन है वो पार्टीज को बताएंगी, समझाएंगी। उसके बाद फर्दर अभी बहुत सारे डिटेल्स आने बाकी हैं। ठीक है। और जो भी इश्यूज हैं इस मशीन से रिलेटेड, वो सभी उसके बारे में अभी क्या होगा, चर्चा होगी, जैसे जैसे चीजें पता लगती जाएंगी। ठीक। तो आइए इसके बारे में जाने। अगर इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इसको किसने डेवलप, किसके द्वारा, किसके असिस्टेंस से डेवलप किया गया है, अगर इसकी बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और साथ ही साथ इसके, जिसको हम बेल बोलते हैं, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों इंडस्ट्रीज या कंपनीज के द्वारा असिस्ट किया गया है इसको बनाने के लिए। जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको इन्होंने बनाया है। ठीक है। किसके अंडर, जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ये बना है, इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। ठीक। और इनका जो बेस है, वो जो पुराना हमारा ईवीएम सिस्टम है अभी जो चल रहा है, ठीक है, उसी के बेसिस पे उसको बेस बना के बनाया गया है। ठीक। ये लगभग उसी सेम ईवीएम की तरह ही काम करेगा। ठीक है। और ये एक तरीका का क्या है, स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है, नॉन नेटवर्क। ये किसी तरीके के नेटवर्क से नहीं जुड़ा होगा, ये इंटरनेट बेस्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से जो वोटिंग प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं में भी क्या हो सकता है, खराब कर सकता है, या उसमें किसी तरीके का इंट्रूजन हो सकता है। ठीक है। और जो रिजल्ट्स हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स, उनको में भी चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं बदला जा सकता है। तो इसी वजह से इसको किसी तरीके के इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क से या नहीं जोड़ा गया, लैन से नहीं जोड़ा गया है। ठीक है। तो ये बात रही। अगर ये क्या करेगा, जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा, जो ये अदर स्टेट में इसको क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। ठीक है। और वहां
जैसे अगर यूपी का एक बंदा है, वो अगर दिल्ली में अगर काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली में ही उसको ये रिमोट वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ऑप्शन दिया जाएगा और ये जाके यहाँ पे इस बूथ पे क्या कर सकता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो कि यूपी में है उसके लिए क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। ओवरऑल यही बातें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो इससे एक तरीके से क्या होगा, ये क्या काम करेगा कि इट विल क्रिएट रोबस्ट इलेक्टोरल और आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म होगा, जिससे क्या होगा, डुप्लीकेट वोटिंग नहीं होगी, इसको रोका जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो वोटर्स हैं वो अपने वोट क्या कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वोटिंग कर सकते हैं एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट के तहत। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान दिया गया है, ठीक है। और ये जो रिमोट मशीन है या जो रिमोट बैलेट यूनिट है, ये एक तरीके से एक ही मशीन मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए काम करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए काम करेगा। और इसमें एक बोर्ड लगाया गया जिसका नाम है डायनामिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड, जिसपे जो भी इंफॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में डिटेल्स है, ठीक है, वो यहां से पता लगेगी या डिस्प्ले से हमें दिखेगा, ठीक है। जैसा कि लेकिन जो हमारा पुराना जो ईवीएम है चलता है, उसमें क्या होता है, वो पेपर बेस्ड बैलेट पे शीट है, और यहाँ पे एक तरीका क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्या है, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, इसके थ्रू हमें पता चलेगा, ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड के थ्रू। तो ये कैंडिडेट्स का जो भी डिटेल है उसको स्कैन करेगा, स्कैनर के द्वारा बारकोड को स्कैन करेगा, ठीक, जो भी है, और किसके बेस पे उसको आइडेंटिफाई करेगा, जो वोटर कार्ड है या ठीक है, उस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कोड होता है, ठीक है, उससे उसको आइडेंटिफाई करेगा कि वो इंडिविजुअल किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है। और फाइनली जो उसका वोट है वो स्टोर किया जाएगा, और जो वोटिंग होगी वो भी जैसे दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज 1, 2 एंड 3, मान लो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो जो वोट स्टोर होंगे वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज स्टोर किए जाएंगे, जिससे कि और आसानी होगी, ठीक है। और ये जो कंट्रोल यूनिट है इस मशीन का, कंट्रोल यूनिट में वहां पे ये डेटा क्या होगा, सेव होगा, वोटिंग मशीन के डेटा, ठीक है। तो ये ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम है आरवीएम का, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ठीक है। ये क्या है, यहां से क्या होगी, वोटिंग होगी, ये वोटिंग यूनिट है, और ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है वो यहां से इस यूनिट से मॉनिटर करेंगे, और ये डिस्प्ले लगा हुआ है जहां से हमें पता चलेगा, ठीक है। तो यही चीज क्या है, यहाँ पे रिमोट बैलेट यूनिट जो कि यहाँ पे है, इसको यहाँ जोड़ा गया है इसी सर्किट में। तो ओवरऑल ये सर्किट डायग्राम है, डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, बस इसके काम क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, इसके बारे में हमें जानकारी रखनी है, ठीक है। तो आइए सवाल देखते हैं क्या है। विद रेफरेंस टू द रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसके बारे में स्टेटमेंट्स है, आइए देखते हैं एक एक करके। पहला है कि इट हैज बीन डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसमें एक और पार्टनर था, अगर हम देखें तो बेल, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी इसका क्या था, एक हिस्सा था। क्योंकि इसमें कहीं ओनली नहीं लिखा है तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि आरवीएम्स जो है, जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो क्या है, स्टैंड अलोन और नेटवर्क सिस्टम है दैट अलाउज वोटर्स टू वोट रिमोटली। ये एक तरीके क्या है, स्टैंड अलोन, मतलब अपना खुद का एक इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक। और क्या है, नेटवर्क सिस्टम यहां पे बता रहा है, जबकि हमने अभी इसके बारे में जाना कि एक तरह का नॉन नेटवर्क्ड क्या है, सिस्टम है, जो किसी तरीके के एक्सटर्नल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, ठीक है। और यही चीज क्या है, ये नॉन नेटवर्क क्या करता है, इसको और ज्यादा सिक्योर बनाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वोट्स है उनके मैनिपुलेशन नहीं किए जा सकते, आसानी से नहीं किए जा सकते, इसी वजह से इसको क्या किया गया, नॉन नेटवर्क बनाया गया है, ठीक है, इट इज नॉन नेटवर्क सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक। तीसरा कहता है कि द टेक्नोलॉजी अलाउज वोटर्स फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू वोट यूजिंग द सेम आरवीएम मशीन, मतलब ये जो
मशीन है, आरवीएम है, ये मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए यूज किए जा सकते हैं। एक सिंगल मशीन, आरवीएम मशीन, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वोटिंग कराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्या है? सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा आंसर हो जाता है 1 और 3, दैट इज डी। ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है हमारा, जैसा बोर्ड पे दे रहे हैं, ये टेंपल से रिलेटेड टॉपिक है। रिसेंटली क्या किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है। किसके लिए? ये जो पिलग्रिमेज साइट है, भद्राचलम टेंपल ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टेंपल, ये जो टेंपल कॉम्प्लेक्स है भद्राचलम, कहां पे है? ये तेलंगाना में है, लोकेटेड है। ठीक है, इसको प्रसाद स्कीम के तहत, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम ले आया गया था 2014-15 में, उसके तहत क्या किया जाएगा? इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा और इसको टूरिज्म के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, एक तरीके का इसको और अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाएगा। जो भी टूरिस्ट विजिट करेंगे यहाँ पे, उनके लिए और ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाएगा ओवरऑल, अगर हम बात करें तो। और ये जो प्रसाद स्कीम है वो भी ओवरऑल इसी चीज़ पे काम करता है। ठीक है, ओके, तो आइए इसके बारे में और जानें। अगर भद्राचलम टेंपल, ग्रुप ऑफ टेंपल्स के बारे में बात करें तो ये जो है किससे रिलेटेड है? अगर इसके बारे में बात करें तो जो थीम है, सेंटर है इसका, सेंटर डीटी वो सीता रामचंद्र स्वामी श्राइन, अगर इसको बोले, इनके बेसिस पे क्या है, ये टेंपल बनाया गया है। ठीक, ये कहाँ पे है? ये लॉर्ड रामा को डेडिकेटेड है। और अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो गोदावरी रिवर के बैंक पे क्या है, सिचुएटेड है। ठीक है, वो भी अगर टू बी स्पेसिफिक लेफ्ट बैंक, गोदावरी रिवर के लेफ्ट बैंक पे क्या है, लोकेटेड है। ठीक बात है। तो और बात करें तो ये हिंदू पिलग्रिमेज साइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक इंपॉर्टेंट क्या है, साइट है। अगर हम इंडिया की बात करें और खासकर से साउथ इंडिया के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट, ठीक, इन इंडिया। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स जो इसका यूनिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसकी वजह से क्या होता है, और ज्यादा सिग्निफिकेंट ये हो जाता है लोगों के लिए। ठीक है, और वहीं इसके आर्किटेक्चर टाइप के बारे में अगर बात करें तो ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बना हुआ है, जो कि साउथ इंडिया में ये स्टाइल ज़्यादा मशहूर था। और वहीं नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे नागराज स्टाइल में टेम्पल बनाए जाते थे। ठीक है, तो आइए अगर इसके बनाने की बात करें या ओरिजिन की बात करें तो ये 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? एक लोकल तहसीलदार के द्वारा, जिसका नाम था कंचरला गोपन्ना। ठीक है, कंचरला गोपन्ना, जिसको पॉपुलरली लोग एक और नाम से जानते थे, भक्त रामदास। इस नाम से भी क्या करते थे, लोग जानते थे। ठीक है, और ये काफी बड़ा भक्त था किसका? भगवान राम का। ठीक, तो और इसके बारे में डिटेल में कुछ बातें करें तो जो पुराण है या अदर जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, उसके बेसिस पे अगर बात करें तो लॉर्ड राम जो है एक बार क्या हुए, उपस्थित हुए, किसको बचाने के लिए? भद्र महर्षि एक डिवोटी थे, जो बहुत कड़ी तपस्या के बाद जो है भगवान राम ने उनको दर्शन दिया और उनको मोक्ष क्या किया, आशीर्वाद दिया। ठीक है, और इसी वजह से इस गांव का नाम जो है क्या रखा गया है? भद्र महर्षि के नाम पे ही रखा गया है, जिसको भद्र बोलते हैं या भद्रादि या फिर भद्रचलम। इन्हीं के नाम पे ये क्या है, इस विलेज का नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये था टेंपल के बारे में। तो अगर हम प्रसाद स्कीम का भी एक ओवरव्यू ले तो उसके बारे में अगर बात करें तो इसमें अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये क्या कहता है? पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। मतलब जो भी पिलग्रिमेज साइट्स है उनको रिजुवेनेट करना है। ठीक है, उनके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को एक तरीके से रीस्टोर करना है, और जो भी एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, उसको भी डेवलप करना है, ताकि जो टूरिस्ट विजिट करते हैं उनको और अच्छा एक्सपीरियंस मिले, और साथ ही साथ जो कल्चर है या हिस्ट्री है उस टेंपल से जुड़ा जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो उसको भी प्रिजर्व कर सके। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है स्कीम को।
कब लॉन्च किया गया? 2014-15 जो ईयर था, फाइनेंशियल ईयर था, उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, काम क्या इसका है? डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिमेज साइट्स को क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा ऑल ओवर इंडिया, और क्या करेगा? उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके रिलीजियस जो एनरिचमेंट है उसको क्या करेगा? टूरिज्म एक्सपीरियंस के लिए और ज्यादा अच्छा बनाएगा, पहले से बेहतर बनाएगा। ठीक है, इट विल एनरिच द टूरिज्म एक्सपीरियंस, या टूरिज्म के लायक बनाएगा उस पर्टिकुलर पिलग्रिमेज साइट को। ठीक है, तो अभी तक बहुत सारे साइट्स इंक्लूड किए गए हैं इस स्कीम के तहत। अभी रिसेंटली भद्राचलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स को ऐड किया गया है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? पिलग्रिमेज जो डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करेगा और उनके लिए प्रॉपर प्रायोरिटी के तरीके से प्रायोरिटाइज करेगा, प्लान करेगा उनके डेवलपमेंट के लिए। कैसे? सस्टेनेबल मैनर में डेवलपमेंट की बात होगी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है इन टेम्पल्स की या इन साइट्स की, जिससे कि क्या हो? कंप्लीट रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस कर सके जो भी पॉपुलेशन है, जो भी विजिटर्स होंगे वहां पे। ठीक है, तो ओवरऑल ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है उस पर्टिकुलर साइट की। ठीक, तो ये हमारा था। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आइए देखते हैं स्टेटमेंट्स को। पहला है श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन 17th सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। कह रहा है कि ये जो टेम्पल है ये कहाँ सिचुएटेड है? इसको 17th सेंचुरी में पहली बात तो कंस्ट्रक्ट किया गया था, और ये कृष्णा रिवर के बैंक पे क्या है? सिचुएटेड है, उसके किनारे पे ये स्थित है। ठीक, अगर इस स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, बिकॉज यहां तक अगर देखें तो यहां तक तो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बट इसके आगे हम जाते हैं तो ये कृष्णा रिवर ना होके यहां पे क्या होगा? गोदावरी रिवर। ठीक है, ये क्या होगा? गोदावरी रिवर। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट जो है आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, दूसरा क्या कहता है कि प्रसाद स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एम्स टू इंटीग्रेट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस टू प्रोवाइड अ कंप्लीट रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस। प्रसाद स्कीम जो है किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत क्या करता है? इसका एम क्या है? ये जो भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं या डेस्टिनेशंस है उनको एक तरीके से कंप्लीट ओवरऑल क्या देगा? नया आउटलुक प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? रिलीजियस, जो भी रिलीजियस विजिटर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को और ज्यादा पहले से क्या करेगा? एनरिच करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत लाया गया था, न कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहां से जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? सिंस यहां पे करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक, तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। आज के अगला टॉपिक जो हमारा है वो एक अमीबा से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये क्या है? एक तरीके का अमीबा है। ठीक, अभी रिसेंटली साउथ कोरिया में एक इन्फेक्शन का केस देखा गया। इसको एक तरीके से ब्रेन ईटिंग अमीबा बोला जा रहा है। ठीक, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि अभी साउथ कोरिया में क्या हुआ गया? पहला डेथ देखा गया इस इन्फेक्शन के कारण। इस अमीबा को, पर्टिकुलर अमीबा को ब्रेन ईटिंग अमीबा बोला जा रहा है। ठीक है, क्यों बोला जा रहा है उसके बारे में हम जानेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है इन्फेक्शन, आइए उसको देखते हैं। ठीक, तो अगर इस अमीबा की बात की जाए तो इसका नाम जो है क्या है? नैग्लेरिया फाउलेरी, ये इस अमीबा का नाम है। अगर हम नैग्लेरिया इस क्लास की अगर बात करें तो ये अमीबा होते हैं और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर इसके तहत सिर्फ एक ही स्पीशीज आता है, ओनली वन ऑफ इट्स स्पीशीज, जिसको कि हम नैग्लेरिया फाउलेरी के नाम से जानते हैं। सिर्फ इस क्लास के तहत सिर्फ यही स्पीशीज जो है ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है, अभी तक जो देखा गया। ठीक है,
क्या बोलते हैं इसको, नेग्लेरिया फाउलेरी। ओके, ये क्या करता है, ह्यूमंस को इन्फेक्शन, ह्यूमंस में इन्फेक्शंस फैला सकता है। ठीक है, किसके द्वारा ये बताया गया है, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक, इनके द्वारा ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है। पहली बार इसको जो है ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था या डिस्कवर किया गया था, कब, 1965 में। लेकिन फिर से इसका रीएमर्जेंस कहां देखा जा रहा है, साउथ कोरिया में, जहां पे पहला इन्फेक्शन पाया गया, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल की क्या हुई, डेथ हुई। ठीक, और ये कहां पाए जाते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो ये नॉर्मली ये वार्म जो फ्रेश वाटर बॉडीज में वहां पे पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर बॉडीज में ये पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गए। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स हो गया, रिवर्स हो गया या लेक्स हो गया, तो इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। ठीक, तो कैसे ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो ये नोज के थ्रू एंटर करते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, और ये ब्रेन तक पहुंच के फिर क्या करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, ब्रेन को एक तरीके से डिग्रेड करना शुरू करते हैं। इसी वजह से इनको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। ये नोज के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाते हैं और जो ह्यूमन बॉडी है उसको इन्फेक्ट करते हैं। ठीक, और ये ज्यादातर जो स्विमिंग के टाइम जो है एंटर कर सकते हैं ह्यूमंस के बॉडी में, या डाइविंग, जब हम डाइव करते हैं किसी रिवर बॉडी में तब हो सकता है, या जब अपने हेड को, अपने सिर को हम क्या करते हैं, डिप लेते हैं एक तरीके से, जब हम नहाते हैं किसी फ्रेश वाटर बॉडी में, उस समय भी ये हमारी नोज के थ्रू क्या होते हैं, एंटर हमारे बॉडी में कर जाते हैं। ठीक, और वहां से वो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। कुछ केसेस में ये भी देखा गया कि जब हम कंटामिनेटेड वाटर, जो गंदा पानी होता है, उसको अगर क्या करते हैं, अपना मुंह धोने में यूज करते हैं, ठीक है, उस केस में भी ये हमारे नोज के थ्रू एंटर कर जाते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, लेकिन अगर इसके एविडेंस की बात की जाए एयर वाटर वेपर से, तो वाटर वेपर से अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला कि ये वाटर वेपर के थ्रू हमारे बॉडी में आते हैं। अगर एयर की बात करें, एयर में अभी तक ये इनका जो है, इनको ऑब्जर्व या डिस्कवर नहीं किया गया, एयर वाटर वेपर या फिर एरोसॉल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, एरोसॉल क्या होते हैं, जो सबमिशन होते हैं एक तरीके से, एयर में सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत छोटे, जो नॉर्मल आई के द्वारा विजिबल नहीं होते। ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स, या डस्ट हो सकता है या फ्यूम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये जब ब्रेन में जाता है तो ब्रेन के टिश्यू को क्या करता है, या सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है, और उससे एक तरीके से एक इंफेक्शन क्रिएट करता है, जिसको क्या नाम दिया गया है, पैम। ठीक है, पैम क्या है, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोसेफेलाइटिस, इस नाम से इसको, इस इंफेक्शन को ये नाम दिया गया है। ठीक है, और अगर सिम्टम्स की बात करें तो इनिशियल स्टेज जो होता है, इनिशियल जो स्टेज है वो सिमिलर टू मेनिंजाइटिस के जो डिजीज है, इसके सिमिलर इन्फेक्शंस देखे जाते हैं, जैसे हेडेक हो सकता है, नोजिया हो गया, ठीक है, पेट में दिक्कत होती है, फीवर हो गया। ठीक है, तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स शुरुआत में देखे जाते हैं, और सिम्टम्स जो अपीयर होता है इन्फेक्शन एंट्री के बाद, इनके एंट्री के इस अमीबा के एंट्री के लगभग 10 से 12 दिनों के बाद ये इनिशियल स्टेजेस के सिम्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और लेटर स्टेजेस की अगर बात करें तो उस केस में स्टिफ नेक, हमारा जो नेक है, गर्दन है, वो उसका अकड़ना, स्टिफ हो जाना, सीजर्स हो गए, ठीक है, दौरा पड़ना, या हेलुसिनेशंस हो गए, ठीक है, मत भ्रम हो गया, या फिर कोमा में भी जा सकता है जो भी इंडिविजुअल है। ठीक है, अगर वहीं इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं पाया गया है। ठीक है, या डेवलप नहीं किया जा सका है साइंटिस्ट या डॉक्टर्स के द्वारा। इसी वजह से ये एक खतरा बना हुआ है ह्यूमंस के लिए। और आज के टाइम की अगर बात करें तो आज के टाइम में ह्यूमन जो है एक अलग टाइम पीरियड से जूझ रहा है, जो तरह तरह की नई नई बीमारियां देखी जा रही है। जैसे अभी हम कोविड से अभी बाहर भी नहीं आए कि एक नई बीमारी आके हमारे सामने देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए हमें काफी सावधान रहना है। ओके, तो आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा क्या कहता है कि नेग्लेरिया फाउलेरी रिसेंटली इन द न्यूज इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द गिवन बिलो, इनमें से किस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। ठीक है, इस तरीके का
क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। पहला है प्लांट, देन वायरस, बैक्टीरिया या फिर अमीबा। ठीक, जैसा कि हमने इसके बारे में अभी पढ़ा, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये क्या है, अमीबा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है इसका। ओके, तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक रिपोर्ट से रिलेटेड है हमारा। ठीक है, जिसने जो वैपकोस है, वैपकोस नामक एक जो कंपनी है, उसको क्या किया है, इस रिपोर्ट के तहत इट हैज डिक्लेयर्ड दिस कंपनी एज टॉप कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म। किस फील्ड में, वाटर और अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है उसके लिए इसको टॉप कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म डिक्लेयर किया है। ये कंपनी जो है ये इंडिया की कंपनी है, इस वजह से क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आइए इसके बारे में जाने। ये जो काम करती है मेनली ये वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए काम करती है, अर्बन एरियाज हो गए वहां पे। ठीक, और ये कंपनी जो है किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, इसके बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मतलब ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर क्या है, एंटरप्राइज है। इसको जो है 1969 में लॉन्च किया गया था। ठीक, और इसको मिनी रत्ना का स्टेटस भी मिला हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा इसको मिनी रत्ना स्टेटस का कंपनी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और अगर इसके बात करें तो ये क्या करता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस वजह से क्या हो जाता है, एक लीडिंग कंपनी है कंसल्टेंसी के फील्ड में। ठीक, जैसे और क्या हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, जैसे प्रोक्योरमेंट हो गया या कंस्ट्रक्शन हो गया, इन सभी फील्ड्स पे क्या करती है, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं, या अभी क्या है, चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अभी भी जो क्या है, चल रहे हैं। लगभग ज्यादातर देखा गया एशियन कंट्रीज में या अफ्रीकन, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में भी इस कंपनी ने काम किया है। ठीक है, पैसिफिक आइलैंड्स में उसके अलावा, और साउथ अमेरिका में, मतलब सभी जगहों पे इसने काम किया है। इसी वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसको टॉप कंसल्टेंसी फर्म इन द फील्ड ऑफ वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं इसके बेसिस पे। सवाल क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वैपकोस रिसेंटली इन द न्यूज। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या है, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसको आइए देखते हैं। इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आता है, जो कि बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि इट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसा कि हमने बात किया कि ये किस फील्ड में काम करता है, वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में, या अदर जो इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड ये काम करता है, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, तो यहां से क्या होता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट। चूंकि करेक्ट पूछा है तो यहां हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 2 बोथ, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। ठीक है, अगले साल हम फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एट द एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।